नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। शिक्षक भर्ती के सिलेबस में जो मूल अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं, जितने भी सीजी व्यापम अर्थात सीजी एसएसबी या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या रेलवे का हो गया या एसएससी का हो गया, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भारतीय संविधान का यह भाग अर्थात मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके बारे में आपको अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बारे में पढ़ना रहता है। लेकिन मूल अधिकार है क्या चीज़ और मूल अधिकार आप कहाँ से लिए हैं, मतलब भारतीय संविधान ने मूल अधिकार को कहाँ, किस देश के संविधान से ग्रहण किया, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके मुख्य विशेषताओं को भी देखेंगे कि क्या क्या हम लोग मूल अधिकारों में महत्वपूर्ण तथ्य को समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्लास को अच्छे से देखिएगा। देखिए, मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और कौन से भाग के अंतर्गत? भाग 3। भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग, पिछले वीडियो में बताया गया था। भाग 1 में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में आपके पास हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़? मूल अधिकार को। अर्थात हमारा जो मूल अधिकार है वो क्या क्या है, इस बारे में हम लोग इस पूरे सीक्वेंस से जानते जाएंगे इस पूरे टॉपिक में। तो भारत का जो हम लोग संविधान में जो मूल अधिकार हमको मिला है वो मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसको भी बताया गया पिछले क्लास में। संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे बताया था कि अधिकार देगा आपको, कौन अधिकार देगा? जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आपको अधिकार देंगे करके। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात भारत का अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकारों के प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्ति की सरकार बनाना। अर्थात हम मूल अधिकारों का जो उपयोग है वो अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको किस के अंतर्गत करेंगे? कानून के अंतर्गत करेंगे। अर्थात मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। मूल रूप से संविधान में, अब देखो, मूल रूप से संविधान बोलने का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब कितने मूल अधिकार शामिल थे इसमें? तो 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। अच्छे से ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। अब 7 मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार क्या है उसको आगे और जानेंगे। संपत्ति के अधिकार जिसका जो कहाँ पे था? पहले अनुच्छेद 19(1) के F भाग में था, मतलब कि F वाले अनुच्छेद में था। अनुच्छेद 19(F) नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 19(1) F में, और अनुच्छेद 31 में है, मतलब था पहले। अब इसको 44वें संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। उसके द्वारा हटाकर इसको 300 अनुच्छेद 300A में प्रतिस्थापित करके, देखो ये क्या था? आपका मूल अधिकार था ना पहले, अब 300A में प्रतिस्थापित कर दिया। अर्थात अब ये बन गया कानूनी अधिकार। अर्थात व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित तभी किया जा सकता है जब वो कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, कानून के अंतर्गत में ही उसके संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान किया जा सकता है। ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 300। संपत्ति के अधिकार के बारे में अब कहाँ पे वर्णन है? 300A में, जो कि कानूनी अधिकार बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, एग्जाम में अभी आया, ये जस्ट पिछले साल के पीएससी में आया है ये। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में। और मैं तो अभी पीएससी के बारे में बता रहा हूँ कि ये संपत्ति का अधिकार पीएससी में आया करके, लेकिन बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पे ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। संपत्ति का अधिकार भी उनमें से एक था, जिसका वर्णन कहाँ कहाँ पे था? अनुच्छेद 19(1) F और अनुच्छेद 31 में था। और इसको किस संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन, जो कि कौन से वर्ष में हुआ?
1978 में हुआ। हटा के कहाँ पे जोड़ दिया गया, ये आया था एग्जाम में, ठीक है, कि कहाँ पे जोड़ा गया इसको करके। तो 300A मतलब अनुच्छेद 300 के ए वाले सेक्शन में जोड़ा गया। आगे देखें, आगे लिखा है, तो मैंने बोला कि टोटल 7 मूल अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ उस समय, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो टोटल 6 अधिकार बचे आपके पास। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से यहाँ पे ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि समता के अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। अच्छा देखो, मैंने क्या बात किया आपसे अभी कि मूल अधिकारों के बारे में बात कहाँ से है, अनुच्छेद 12 से लेके 35। अब बोलोगे सर आपने तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक बात किया मूल अधिकारों का, तो 12, 13 और 33, 34, 35 मूल अधिकार किसके अंतर्गत आएंगे। तो यही चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में कि आपका मूल रूप से अधिकार कौन सा है। 12 से लेके 32 तक, सॉरी 14 से लेके 32 तक है, बाकी 12, 13 और 33, 34, 35 के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी और देखें, इसमें आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि समता का अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, स्वतंत्रता का कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एकदम कंठस्थ आपको याद रहना चाहिए। और कैसे याद करना है, तो उसके लिए मैं ट्रिक लिखूँ नीचे, सम स्व सो ध संस्कृति के उपचार, उपचार है ना, उपचार। तो सम से समता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, और सो से, यहाँ पे ना गलत उच्चारण कर देते हैं कई बार, सो से शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स से अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और उपचार से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, उपचार से अनुच्छेद 32 ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये सब चीज़ हैं क्या, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आगे के क्लास में। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उस सीक्वेंस से आपको इसको दिमाग में ग्रहण करना है। मैंने जब बोला कि यहाँ से ट्रिक के माध्यम से इन चीज़ों को याद करें, समस्व शोध संस्कृति के उपचार से, तो आँख मूंद कर आप बिल्कुल मेरे पे भरोसा करके इसको पढ़ते रहें, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि आपको जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो जब पढ़ा रहा होता है तो सिर्फ वो ना किताबों का ज्ञान नहीं दे रहा होता है आपको, वो अपने अनुभवों का भी ज्ञान देते रहता है, ठीक है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से सुनना बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है एक्चुअल में उसने ये सब प्रश्न देखे हुए हैं, इसलिए आपको बोल रहा है कि वो सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भरोसा कीजिए और वो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। देखिएगा, समता का अधिकार का वर्णन कहाँ से, समता मतलब कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। अब प्रश्न क्या बनता है कि समानता के अधिकार में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, समानता के अधिकार में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। अब आपने पढ़ तो लिया है 14 से 18 होते हैं, तो 18 माइनस 14 किया आपने और आंसर ला दिया 4, ठीक है। अब आपने बोला सर समता के अधिकार में 4 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल गलत, ऑप्शन में 4 बैठा रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, 14, 15, 16, 17 और ये 18, अर्थात समता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद। 22 माइनस 19 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 19 को भी गिनना है 22 को भी गिनना है, तो 4 अनुच्छेद। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपके पास 25 से लेकर 28, इसमें भी आपके पास 4 अनुच्छेद, इसमें आपके पास 2 अनुच्छेद, और ये इकलौता अनुच्छेद जो कि ना सभी अधिकारों का संरक्षण करने वाला है, अनुच्छेद 32। सब चीज़ें आगे डिस्कस होते जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आपको बोल देगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद तक वर्णित है करके, ये भी पूछा जाएगा। ये भी प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, तो आंसर है 4 अनुच्छेद है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको बताया इसके लिए ट्रिक, समस्व शोध संस्कृति के उपचार हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। फिर से एक बार, समता का अधिकार 14 से 18, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण का 23 से 24,
धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी 29-30 ये अल्पसंख्यकों पे लागू होने वाला है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे बढ़ें। आगे नोट वाला पॉइंट है कि स्वतंत्र मूल अधिकारों से संबंधित कुछ कथन हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कथन दिया, मौलिक अधिकार से संबंधित कथन, कि भारत के संविधान का यह क्या है, मौलिक अधिकार सबसे आलोचनात्मक भाग है। अब क्यों ऐसा कथन दिए? क्योंकि आपका मूल अधिकार का जब हनन होता है ना, तो आप लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है, हनन होने पर। अब किसके द्वारा हनन? तो राज्य के द्वारा। अब देखो राज्य शब्द में कोई राज्य सरकार की बात नहीं है, यही मैं सिखाऊंगा आगे अनुच्छेद 12 में कि राज्य है क्या, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपके पास क्या दिख रहा है, सबसे आलोचनात्मक भाग किसने बोला? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे 1931 का जो कराची अधिवेशन बोलने का मतलब कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। तो 1885 के बाद हर साल 1947 तक हर साल कांग्रेस का क्या होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था। तो इसी कड़ी में 1931 में कराची, जो कि पाकिस्तान में है, कराची में अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। क्या इसमें खास बात है? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र है उसमें मूल अधिकार का मांग किया था, वहाँ पर मूल अधिकार का मांग। तो आपको पूछेगा मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ। अच्छा, इस घोषणा पत्र को अर्थात ये जो प्रस्ताव है, मांग जो रखा गया था, उस मूल अधिकारों के प्रारूप को किन्होंने बनाया था? ये भी पूछा है प्रश्न में। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अध्यक्षता किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ किया? कराची अधिवेशन में। कब किया? 1931 में। आगे बढ़ें। फिर अब एक पॉइंट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा 6 प्रकार के कुल अधिकार पढ़े, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक, ठीक है। अब 3 प्रकार के ना आपातकाल होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 बोलता है राष्ट्रपति शासन अर्थात राजकीय आपातकाल, और 360 बोलता है वित्तीय आपातकाल। मतलब देश में अगर पैसे का समस्या आ गया तो जो आपातकाल लगता है उसके बारे में। अब आपातकाल है क्या? तो इमरजेंसी लगाने वाला है, मतलब इसका क्या है, इंग्लिश में इमरजेंसी बोला जाता है। और आपातकाल बोलने का मतलब ही है कि कहीं कहीं कुछ मूल अधिकारों को क्या करना, स्थगित करना, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पर याद अभी ये रखना है कि 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है, 356 राजकीय अर्थात राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक। अच्छा, 352 के रूप को देखेंगे ना, 352 का रूप, 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? एक है आपका युद्ध के समय में, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, भारत चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, तो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। 2 आपातकाल किसके कारण? विदेशी आक्रमण के कारण ना, विदेशी आक्रमण के कारण ये 2 आपातकाल लगे थे, 1962 भारत चीन और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। अब दूसरा आपातकाल ना इसका, इसी में राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट और लगाया जा सकता था उस समय, आंतरिक आपातकाल। आंतरिक ना, आंतरिक बोलने का मतलब कि भारत के अंदर में अगर विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, ठीक, या अशांति उत्पन्न हो रहा है, उस समय ये शब्द क्या था? अशांति, आंतरिक अशांति करके, ठीक है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है युद्ध की स्थिति में, आंतरिक अशांति की स्थिति में। लेकिन इस आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया।
अर्थात अब राष्ट्रीय आपातकाल किस पर लग सकता है? युद्ध की स्थिति में। ठीक है, अभी सुनेंगे अब बात। देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया तो फिर क्या होगा? अनुच्छेद 20 क्या है और 21 क्या है ये सब आगे होगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकारों को छोड़कर ना अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है मतलब कि किसी भी प्रकार का आपातकाल, किसी भी प्रकार का आपातकाल, तो 3 प्रकार के आपातकाल ना, लेकिन उस 3 प्रकार के आपातकाल में पहला आपातकाल कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो मूल अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में होता है क्या? तो आंसर है नहीं। राजकीय अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान होता है क्या? तो नहीं। ठीक है, तो कब होगा ये? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मैंने बताया था अभी, राष्ट्रीय आपातकाल एक तो युद्ध अर्थात विदेशी आक्रमण से लग सकता है और दूसरा आपके पास है आंतरिक अशांति से। आंतरिक अशांति 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन उस आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उसके जगह में जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं हो सकते? तो अनुच्छेद 20 व 21, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 19, अनुच्छेद 22 से लेकर 32, ये सब क्या निलंबित हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल निलंबित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान है। अब आपको यहाँ पे बात ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसा भी आपातकाल हो, अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 19 की बात, अगर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब किस कारण से लगे, युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर लगे, तभी आप अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलने का मतलब राज्य बोलने का मतलब केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी है। तो जब आपातकाल युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पे होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, लेकिन आपातकाल अगर हो गया सशस्त्र विद्रोह के आधार पे तो भाई 20 जैसे जिंदा है, 21 जैसे जिंदा है, वैसे 19 भी जिंदा रहेगा, अर्थात इसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है। तो 19, 20, 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता सशस्त्र के आधार पे, लेकिन आपातकाल आपका युद्ध के आधार पे हो, युद्ध के आधार पे, तो 20 और 21 को तो निलंबित किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उस दौरान निलंबित किया जा सकता है किसको? अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में क्या प्रावधान है, ये सब चीज़ आगे। अभी फिलहाल इसमें इतना, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 के अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर लगाई गई हो, तभी अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्थगित होंगे। देखो यही मैं बताया। और देखो अनुच्छेद 19 को किस आधार पे स्थगित नहीं किया जा सकता? आंतरिक अशांति नहीं किया जा सकता, और इसी को मैं बोला, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह शब्द को। सशस्त्र के आधार पे लगेगा तो अनुच्छेद 19 नहीं हट सकता। सिंपल सी बात यह है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास में मैं बिल्कुल बताऊंगा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक को पार्ट वाइज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लास आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चीज़ें चलने वाला है। और धन्यवाद।